हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरुण अग्रवाल। मैं उड़ान आईएएस रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो आप तुरंत बेल बटन नहीं दबाया है तो तुरंत आप उसका बेल बटन दबा लीजिए। और हम लगातार आपको जो जेपीएससी की आगामी परीक्षा होनी है उसके लिए सीएनटी एक्ट के वीडियोस लगातार हम पिछले कुछ दिनों से अवेलेबल करा रहे हैं। इस कड़ी में हम लोगों ने कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल कराए हैं, और जिस तरह के कमेंट्स आपने उन वीडियोस पे यूट्यूब चैनल पे किए हैं और फ़ोन करके और मैसेज के माध्यम से जो आपने हमें अपनी बात पहुंचाई है, तो हम बहुत ही उससे उत्साहित हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी परीक्षा में ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेंगे। और इस कड़ी में क्या है कि हम लोग पिछले कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल कराएं और चैप्टर 1 तक हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ लिया है। सबसे पहले आपको छठा नागपुर काश्तकारी कानून के हमने पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में क्या क्या प्रावधान है, और इसकी शुरुआत हम लोगों ने अध्याय 1 से की थी। अध्याय 1 में धारा 1 से 3 तक हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की का जो अध्याय है 2, अध्याय 2 पे चर्चा करेंगे। और अध्याय 2 में जो धाराएं हैं वो धारा 4 से 8 तक की बात इसमें की गई है। और इस चैप्टर का जो नाम है वह है काश्तकारों के वर्ग, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, काश्तकारों के वर्ग। दोस्तों, बहुत ध्यान से ये चैप्टर आप देखिएगा, क्योंकि इस पूरे कानून की बात करें तो इस पूरे कानून का नाम ही आप देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून। यानी यहाँ पे काश्तकारों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। तो काश्तकारों के बारे में बाकी जो प्रोविजंस हैं उनको पढ़ने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि काश्तकार हैं कौन, काश्तकार कितने टाइप्स के हैं इस कानून के तहत। तो ये बातें मैं थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे आपको समझाता चलता हूं, और आप ध्यान से वीडियोस देखिएगा, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें जो काश्तकारों को वर्गीकृत किया गया है उसको कई भागों में किया गया। सबसे पहले आप समझिए कि काश्तकार यहाँ पे कह किसको रहे हैं। तो देखिए, ये जो कानून बनाया गया वो भूमि संबंधों को लेकर बनाया गया। और भूमि के बारे में देखेंगे तो दो पक्ष हैं। एक पक्ष है भूस्वामी। भूस्वामी का मतलब वह व्यक्ति जो भूमि का वास्तविक मालिक है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है और सरकार भी हो सकती है। तो एक तो हो गया इसमें पक्ष जिसको हम कह सकते हैं भूस्वामी। तो एक पक्ष भूस्वामी है, और जो दूसरा पक्ष है वो है काश्तकार। काश्तकार अब भूमि के किसी हिस्से को लेकर या भूमि को लेकर काश्तकार और भूस्वामी के बीच संबंध है। भूस्वामी ने अपनी भूमि काश्तकार को दे दी खेती करने के लिए, लगान वसूलने के लिए या किसी और काम के लिए। तो इनके बीच में तमाम मुद्दों को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकता है। लगान को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकता है, भूमि के जो इस्तेमाल है उसको लेके किसी को कोई परेशानी हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी था कि टेनेंट कौन है। तो टेनेंट वह व्यक्ति है जनरली जो भूस्वामी को लगान पेमेंट करता है, भूस्वामी से जमीन का अधिकार प्राप्त करता है और बदले में भूस्वामी को लगान वो भुगतान करता है, लगान का भुगतान करता है। यह भूस्वामी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है, और सरकार भी हो सकती है। कई मामलों में भूस्वामी सरकार है, कई मामलों में भूस्वामी व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये कि यहाँ पे काश्तकारों के कई वर्ग बनाए गए हैं इस कानून के अंतर्गत, और उन वर्गों को हम एक एक करके समझेंगे। जो सबसे पहला वर्ग है काश्तकारों का वो है भूधारक। भूधारक, टेन्योर होल्डर। भूधारक के लिए यहाँ सिंपली एक बात लिखी गई है कि भूधारक के अंतर्गत उपभूधारक भी शामिल हैं। तो भूधारक के अंतर्गत, इसके अंतर्गत उपभूधारक भी शामिल हैं। ये एक बात यहाँ कही गई। मैं आपको बताऊंगा कि भूधारक किसको कहते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अभी जो कानून में लिखा हुआ है मैं उसकी सबसे पहले चर्चा कर ले रहा हूँ। ये जो धारा 4 है ना, धारा 4 जो है इस कानून की, धारा 4 में काश्तकारों के वर्ग की चर्चा की गई है। अगर आप देखिएगा तो इसका सेक्शन 4, इस चैप्टर का हेडिंग भी है काश्तकारों के वर्ग, और धारा 4 का भी जो मूल हेडिंग है वो है काश्तकारों का वर्ग। यानी सबसे पहले काश्तकारों को क्लासिफाई कर दिया गया है। और 4 का जो 1 है
वो कहता है काश्तकारों का एक वर्ग होगा भूधारक, जिसमें उपभूधारक भी शामिल है। भूधारक की परिभाषा अभी आगे हम लोग करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो काश्तकार का दूसरा वर्ग किया गया है, दूसरा क्लासिफिकेशन, वो है रैयत। और रैयत के तहत यहाँ पे 3 प्रकार के रैयतों की चर्चा की गई है, ए, बी एंड सी। ये तीनों कौन कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। एक कहा गया अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, ऐसे रैयत जिनको उनके द्वारा धारित भूमि में अधिभोगाधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे सिंपली एक बात कही गई है कि जिन रैयतों को अपने द्वारा धारित भूमि में अधिभोगाधिकार प्राप्त है। अब अधिभोगाधिकार क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। और दूसरा कहा गया है अनधिभोगी रैयत, अनधिभोगी, अनधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, ऐसे रैयत जिन्हें अपने द्वारा धारित भूमि में अधिभोगाधिकार नहीं है, ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है, अधिभोगाधिकार नहीं है, ऐसे रैयतों को अनधिभोगी रैयत कहा गया। तो आपको बताऊंगा कि अधिभोगाधिकार क्या होता है, कब कोई अधिभोगी रैयत कहलाता है। और तीसरा कहा गया ऐसे रैयत जिन्हें खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो, ऐसे रैयत जिन्हें खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। तो आपको खूंटकट्टी के बारे में सामान्यतः मैंने समझाया था, खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। देखिए तीनों में बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर जहाँ पे इसकी चर्चा डिटेल में की गई है वहाँ पे भी हम लोग समझेंगे। एक चैप्टर ही पूरा मिलेगा आपको अधिभोगी रैयत और अनधिभोगी रैयत के लिए। अभी आप मूल बात समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये एक भूमि का टुकड़ा है या एक भूमि है, एक पूरी ज़मीन है या उसका कोई हिस्सा है, और ए आदमी इसका भूस्वामी है, ए कौन है, इसका लैंडलॉर्ड है, और बी जो है उसने इससे ये ज़मीन प्राप्त कर ली कि मुझे इस ज़मीन पे खेती करनी है, आप ये ज़मीन मुझे दे दीजिए। ए ने एक एग्रीमेंट के साथ ये ज़मीन बी को दे दिया। अब बी जो है उस ज़मीन का काश्तकार हो गया, रैयत हो गया, आप जो कह ले, यानी अगर ये खेती कर रहा है तो रैयत हो गया। अब अगर ये 12 वर्षों तक, 12 वर्ष तक लगातार इस भूमि पर खेती का कार्य करता है, लगातार बिना एक भी वर्ष ब्रेक किए, लगातार 12 वर्षों तक भूमि इसके अधिकार में रहती है और इस भूमि पे ये कृषि कार्य करता है, तो इसको अधिभोगी रैयत का दर्जा मिल जाएगा। यानी अधिभोगी रैयत का दर्जा मिलने के लिए 12 वर्षों तक या अधिभोगाधिकार मिलने के लिए भूमि पर 12 वर्षों तक लगातार एक रैयत के द्वारा कृषि कार्य किया जाना जरूरी है ना। ये एक बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि जिस व्यक्ति ने 12 वर्षों तक लगातार कृषि का कार्य नहीं किया है उस भूमि पे, वो अनधिभोगी रैयत होगा, उसको अधिभोगाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो सिंपल समझ में आ गया, अधिभोगी रैयत होने के लिए और अनधिभोगी रैयत होने के लिए 12 वर्षों तक खेती पे काम करना और नहीं करने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात ये कही गई है खूंटकट्टी अधिकार। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि आज के समय में ये एक व्यक्ति है जिसके धारण में, जिसके अधिकार में ये भूमि है। अब ये भूमि जो है या ये जो जमीन है, इस जमीन का निर्माण इसके किसी पूर्वज ने ही किया था, माने इसकी चौथी, पांचवी, छठी जो भी पुरानी पीढ़ी हो, उसी में से किसी व्यक्ति ने वहाँ जंगलों को साफ करके वहाँ रहने योग्य या कृषि योग्य भूमि का विकास किया था, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जमीन इन्हीं के वंशजों को ट्रांसफर होता जा रहा है। तो फिर ऐसे रैयत को खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कहा जाएगा। ठीक है, तो अधिभोगी रैयत भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, अनधिभोगी रैयत भी और खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत भी। अधिभोगी रैयत को अपनी भूमि पे अनधिभोगी रैयत की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे 12 साल तक लगातार ये काम कर लेता है तो उस भूमि पे बहुत सारे कार्य करने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। जैसे वो कृषि कार्य कर रहा है, चाहे तो कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, वहाँ पे कोई तालाब है तो मछली पालन कर लिया, पेड़ पौधे लगा लिया, कुछ इस तरीके के काम वहाँ पे ये कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार अनधिभोगी रैयत को प्राप्त नहीं होते हैं। अनधिभोगी रैयत इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। ये बेसिक डिफरेंस है अधिभोगी रैयत और अनधिभोगी रैयत के बीच, ये आपको समझ लेना है। मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो अधिभोगी रैयत भी क्लियर हो गया, अनधिभोगी रैयत भी क्लियर हो गया और खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत भी हो गया। जो अधिभोगी रैयत है जनरली उनको भूस्वामी के द्वारा ऐसे ही भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता, उसको बेदखल करने के लिए भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और थोड़ा सा उसमें मुश्किल है उसको बेदखल करना। और अनधिभोगी रैयत है उनको बीच में ही वो भूमि से टर्मिनेट करके और खेती बाड़ी का काम किसी और को दे सकता है। तो ये एक बात हो गया। दूसरी बात, जो दूसरा इसमें
क्लासिफिकेशन किया गया है वो है दर रैयत। तो दर रैयत क्या है? ऐसे रैयत है ना जो रैयत के अधीन भूमि धारण करता हो। तो जो माने तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है दर रैयत। दर रैयत का सिंपल मतलब रैयत अंडर रैयत, रैयत के अंदर में रैयत, रैयत के अधीन रैयत। यदि कोई रैयत के अधीन कार्यरत है, जैसे एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं छोटा सा, मान लेते हैं कि ए जो है वो भूस्वामी है और बी जो है वो रैयत है। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया और बी को अपनी कोई भूमि दे दी कि हाँ भैया इस पे तुमको काम करना है। अब बी ने क्या किया, ये एक किसी तीसरे आदमी को, सी नाम के आदमी को कहा कि ठीक है इस भूमि पे तुम काम करना, तुम इस पे खेती बाड़ी करना, जो फसल होगा उसमें मुझे कुछ हिस्सा दे देना, फिर वो उस हिस्से में से इनको हिस्सा दे देगा। तो वो उनके बीच का एग्रीमेंट है, ये इनके बीच का संबंध हो गया। तो रैयत के अंदर कोई रैयत अगर काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड दर रैयत। कई जगहों पे इसे शिकमी रैयत, इसी वर्ड के लिए शिकमी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पे इसे शिकमी रैयत भी कहा जाता है। आपको शिकमी रैयत मैंने शायद बताया था, शिकमी रैयत का मतलब है रैयत के अंडर रैयत, तो वही है अंडर रैयत, इसको बोल दीजिए रैयत के अधीन रैयत। ठीक है, ये एक इसका क्लासिफिकेशन हो गया। चौथा है मुंडारी खूंट कट्टीदार। फोर्थ जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है मुंडारी खूंट कट्टीदार। तो सामान्यतः मुंडारी खूंट कट्टीदार का मतलब क्या होगा कि कोई भी खूंटकट्टी भूमि जो मुंडा परिवार के अधीन हो, मतलब यदि किसी मुंडा परिवार का व्यक्ति जो अभी भूमि पे रैयत का अधिकार रखता है और उस भूमि को उसके पूर्वजों ने वहाँ जंगलों को साफ करके बसाया था, भूमि खेती योग्य बनाई थी, वास योग्य बनाया था, रहने योग्य बनाया था, तो उस अधिकार को या उस व्यक्ति को जिसके पास अभी वो भूमि है रैयत के रूप में, उस भूमि को या उस व्यक्ति को मुंडारी खूंटकट्टीदार कहेंगे, और यहाँ पे जो उसका अधिकार है उसको मुंडारी खूंटकट्टीदार अधिकार, मुंडारी खूंटकट्टीदारी अधिकार कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए आगे जो है ये जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 इसमें कहा गया भूधारक का अर्थ, भूधारक को परिभाषित किया गया है, भूधारक का अर्थ बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे भूधारक का एक सामान्य मतलब समझना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने भूस्वामी से कोई जमीन प्राप्त की और लगान तहसील करने के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मैं आपको हर बात पे जहाँ जहाँ पे मुझे लगे आपको एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। यहाँ मान लेते हैं कि ए जो है वो भूस्वामी है ना, और इस पे कई सारे रैयत, अपना अलग अलग रैयत हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, ऐसे भूमि के कई सारे रैयत हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं हम, और भूस्वामी इनसे लगान वसूल करता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे रैयत हैं, 8 9 10 11 12 13 ऐसे कई सारे रैयत हैं जिनसे भूस्वामी लगान वसूल करता है। भूस्वामी क्या करता है कि खुद लगान नहीं वसूल करके किसी तीसरे आदमी को दे देता है कि भैया तुम लगान वसूल करना, किसी दूसरे आदमी को लगान तहसील करने का, कलेक्शन करने का कार्य दे देता है। तो जिस व्यक्ति को, मान लीजिए कि बी को इसने कहा कि ऐसा करो कि इन सभी रैयतों से तुम लगान वसूल करना, और लगान वसूल करने के बाद मुझे लाके उसमें से लगान जो है जमा कर देना, तो ये जो भूधारक है, ये जो व्यक्ति है बी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम भूधारक कहेंगे। बी क्या हो जाएगा, भूधारक। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, यानी वह व्यक्ति जिसने भूस्वामी से लगान तहसील करने का अधिकार प्राप्त हो, यानी उसका मूल पर्पस उस भूमि पे खेती करना नहीं है, उसका मूल पर्पस है उस भूमि से लगान वसूल करके भूस्वामी को लगान देना, बदले में कुछ कमीशन मिल जाएगा, कुछ प्रॉफिट उसको हो जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे भूधारक, टेन्योर होल्डर। एक सामान्य बात हो गई। अब अगला जो सेक्शन है हमारा वो है सेक्शन 6। अगला जो है वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या किया गया है, रैयत का अर्थ बताया गया है। जैसे अभी भूधारक का अर्थ बताया गया, वैसे यहाँ पे रैयत का अर्थ बताया गया है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भूधारकों में मुंडारी खूंटकट्टीदार को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि मुंडारी खूंटकट्टीदार जो है ना परंपरागत रूप से उनको भूमि मिली होती है, तो किसी से लगान तहसील करने के लिए नहीं लेते, है ना, परंपरागत रूप से भूमि उनको ट्रांसफर होती है। तो मुंडारी खूंटकट्टीदार भूधारक में शामिल नहीं है। भूधारक का मतलब जिसने भूस्वामी से लगान तहसील करने के लिए लिया।
लिए। आप देखिए अगला जो परिभाषा है वह है रैयत का। तो रैयत को जनरली यहाँ पे बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण किया हो। अब मान लेते हैं कि ए नाम का कोई भी भूस्वामी है, कोई व्यक्ति है, सरकार है, कोई भी आप मान लीजिए भूस्वामी है, और बी नाम का एक व्यक्ति है, उसने इससे कहा कि भैया ये ज़मीन हमको दे दो और इसके बदले में तुम ये लगान हमसे ले लेना, लेकिन यह लगान मुक्त भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा मान लीजिए। तो मान लीजिए भूमि इसने इसको दे दी अधिकार, और इसने जो भूमि लिया उसका मूल पर्पस क्या है? उसका मूल पर्पस है कृषि कार्य, कृषि कार्य। तो रैयत वो लोग हैं जिन्होंने भूस्वामी से खेती बाड़ी करने के लिए भूमि धारण किया हो। और वो खेती बाड़ी कैसे कैसे कर सकते हैं? कृषि कार्य स्वयं कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य द्वारा कर सकते हैं, परिवार के सदस्य द्वारा, ठीक है। तीसरा कर सकते हैं भाड़े के श्रमिकों द्वारा, वो भाड़े का श्रमिक रख लिए, दिन भर मजदूरी कराते हैं और उसको फिर पेमेंट दे देते हैं। और चौथा कर सकते हैं वो साझेदारी में, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलके साझेदारी में, यानी मूल कार्य उनका क्या है? कृषि कार्य। तो यदि किसी व्यक्ति ने भूस्वामी से कृषि कार्य के लिए भूमि धारण किया है तो उसको यहाँ पे रैयत के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक। लेकिन इसमें मुंडारी खूंटकट्टीदार शामिल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, मुंडारी खूंटकट्टीदार बिल्कुल अलग हैं। वो मुंडा परिवार के वैसे लोग हैं जिनके पूर्वजों ने गांव के किसी जंगल को साफ करके वहां पे कृषि योग्य या रहने योग्य भूमि बसाई थी, और वंशानुगत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उनको जमीन का हस्तांतरण होता जा रहा है, तो उनको हम मुंडारी खूंटकट्टीदार कहेंगे। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसको हम क्या कहेंगे? रैयत। अब रैयत में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति रैयत है और वहां पे खेती बाड़ी का कार्य कर रहा है ना, तो वहां उस भूमि का उपयोग फसल संग्रहित करने के लिए और मवेशी चराने के लिए भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माने ये कहने का मतलब ये इसमें ये बात कही जा रही है कि यदि किसी व्यक्ति को खेती में कोई भूमि लाने का अधिकार है और भूमि जो है उसने प्राप्त किया खेती बाड़ी करने के लिए, तो यहाँ पे वो फसल का संग्रहण भी कर सकता है, खेती बाड़ी के साथ साथ फसल संग्रहण भी कर सकता है और मवेशी चराने का भी कार्य कर सकता है। मवेशी चराना माने ऐसा करने के कारण ऐसा नहीं कि इसको रैयत नहीं माना जाएगा, कृषि कार्य के साथ साथ फसल संग्रहण और मवेशी चराने का भी कार्य वहाँ पे किया जा सकता है, ये इस परिभाषा में कहा गया है, ठीक है। इसी परिभाषा के माने रैयत की जो परिभाषा है सेक्शन 6 में, उसमें सेक्शन 6 का 1 की हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, इतना 6 का 1, 2 सब याद नहीं करना है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मूल बात आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 2 क्लाउज सब क्लाउज 2 में कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्वत्वाधिकारी भूधारक या मुंडारी खूंटकट्टीदार के नीचे भूमि धारण करता है तभी उसे रैयत माना जाएगा। यानी रैयत किसी व्यक्ति को कब माना जाएगा? रैयत कौन होगा? जब कोई व्यक्ति भूस्वामी मान लीजिए, या भूधारक आपको बताया था मैंने, या मान लीजिए मुंडारी खूंटकट्टीदार, इनके नीचे भूमि धारण करता है तभी रैयत माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे भूस्वामी को रैयत नहीं कह सकते, क्योंकि भूस्वामी क्या है? भूमि का मालिक है, और रैयत हमेशा किसी के अंडर में होगा, किसी से भूमि का अधिकार उसको मिला हुआ होगा, तभी उसको रैयत बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भूस्वामी है ए भूस्वामी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसने सी नाम के एक व्यक्ति को भूमि दिया है खेती करने के लिए, खेती भूमि, तो सी रैयत कहलाएगा। अगर मान लीजिए ए भूस्वामी है और बी को इसने भूमि दिया टेन्योर होल्डर के रूप में, लगान वसूल करने के लिए, और बी ने फिर सी को दे दिया, तो सी यहाँ पे बी के अंडर में आ गया, तो भी ये रैयत माना जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? कोई परेशानी नहीं इसमें, तो ये बात आपको समझ लेनी है। तीसरी बात कहता है कि यदि कोई काश्तकार भूधारक है या रैयत है, कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको जमीन मिली है भूस्वामी से, उसको खेती करने के लिए मिला है या लगान तहसील करने के लिए, दो ही कंडीशन में मिल सकता है। मान लीजिए कंफ्यूजन हो गया कि इसको खेती करना था कि लगान तहसील करना था,
इसको भूधारक कहा जाए या रैयत कहा जाए। तो इसके लिए मामला जब न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय किस आधार पर इसका डिसीजन देगा उसके बारे में ये कानून कहता है कि न्यायालय इसके बारे में डिसीजन देते समय यदि ये प्रश्न क्रिएट होता है, क्या प्रश्न क्रिएट होता है कि काश्तकार भूस्वामी है, सॉरी भूधारक है या रैयत है, क्योंकि काश्तकार के अंतर्गत भूधारक भी शामिल है और रैयत भी शामिल है। तो भूधारक है रैयत है, अगर ये प्रश्न क्रिएट होता है तो न्यायालय जो है वो रूढ़ी में क्या प्रचलित है, इस तरह का काम करने वाले व्यक्ति को वहां की स्थानीय रूढ़ियों के तहत क्या माना जाता है, एक तो इस पे ध्यान देगा और दूसरा इसलिए इस बात पे ध्यान देगा कि जब इनको काश्तकारी का अधिकार मिला था तो मूलतः किस काम के लिए मिला था। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि किसी भूधारक को, किसी व्यक्ति को भूस्वामी ने भूमि दिया और कहा कि तुम इसे लगान तहसील करके हमको देना, ठीक, तो वो भूधारक हो गया। लेकिन भूधारक क्या करता है, उस पर खेती करना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में तो रैयत माना जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भूमि प्राप्त कर रहा है और खेती बाड़ी कर रहा है वो रैयत है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि अब इसको भूस्वामी माना जाए कि रैयत माना जाए। तो न्यायालय जब इसका निर्णय करेगा तो उसमें दो बातों को ध्यान देगा कि स्थानीय रूढ़ियों में ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाता है, और दूसरा कि जब काश्तकारी का सृजन हुआ था यानी भूस्वामी से जब भूमि प्राप्त की थी अमुक व्यक्ति ने, तो उसने किस अमुक कार्य के लिए, किस कार्य के लिए प्राप्त किया था। यदि लगान तहसील करने के लिए प्राप्त किया था तो भूधारक कहलाएगा, खेती करने के लिए प्राप्त किया था तो वो क्या कहलाएगा, रैयत कहलाएगा। तो ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर 7 नंबर है, 7 नंबर जो है वो सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। तो सेक्शन 7 कहता है, सेक्शन 7 कहता है खूंटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। खूंटकट्टी अधिकार युक्त रैयत किसे कहा जाएगा। यहां पे देख लीजिए, भूधारक की भी परिभाषा समझ गए, रैयत की भी परिभाषा समझ गए, दर रैयत, रैयत के अंडर रैयत होता है ये समझ गए। अब यहाँ पे खूंटकट्टी अधिकार युक्त रैयत, ये जो बात थी ना इसकी चर्चा की जा रही है। अधिभोगी और अनधिभोगी का पूरा चैप्टर है, वहां पे हम लोग समझेंगे खूंटकट्टी अधिकार युक्त रैयत किसको कहा जाएगा। तो देखिए कानून कहता है खूंटकट्टी अधिकार युक्त रैयत किसे कहा जाएगा। जो मैंने आपको कहा कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी जगह की जंगल को साफ करके जंगल को वास भूमि में या फिर कृषि भूमि में परिवर्तित किया था, भूमि में बहुत साल पहले परिवर्तित किया था, और ये भूमि का टुकड़ा इसके पीढ़ी दर पीढ़ी बी को ट्रांसफर हुआ, फिर ये सी को ट्रांसफर हुआ, फिर ये डी को, यानी उसके नर वारिस की परंपरा में, क्योंकि जो ट्रांसफर होगा इस कानून के हिसाब से वो महिलाओं को नहीं होगा, उसकी परंपरा में जो नर वारिस होंगे उन्हीं को उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, ऐसे ट्रांसफर होता जा रहा है। तो ये जो आदमी है ना आज के डेट में डी है, तो डी जो है इसी को खूंटकट्टी अधिकार युक्त रैयत कहा जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि वह व्यक्ति जिसने भूमि धारण किया हो रैयत के रूप में और उस भूमि को कृषि योग्य, आवास योग्य उसी के किसी पूर्वज ने कई वर्षों पहले बनाया हो जंगलों को साफ करके, देन दैट इज कॉल्ड खूंटकट्टी अधिकार युक्त रैयत। ये खूंटकट्टी अधिकार युक्त रैयत है। क्लियर हो गया, कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। इसके साथ एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो भूमि इसके पास है, इसके लिए इसको खूंटकट्टी अधिकार युक्त तभी कहा जाएगा जब इसके लिए ये भी जरूरी हो कि इससे पहले जितने लोगों के पास ये जमीन रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, वो इसी के पूर्वज थे, माने किसी थर्ड पार्टी को जमीन नहीं ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी जिस व्यक्ति ने साफ किया उसी के वंशज को, फिर उसके वंशज को, फिर उसके वंशज को ही ट्रांसफर होते जाना चाहिए लगातार, तभी ये खूंटकट्टी अधिकार युक्त भूमि कहा जाएगा। कोई इसमें परेशानी वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। फिर एक जो आपका सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 देखिए, मैं सारी चीज़ें जो है वो एग्जाम्पल से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। सेक्शन 8 कहता है मुंडारी खूंटकट्टीदार, मुंडारी खूंटकट्टीदार, मुंडारी खूंटकट्टीदार किसको कहते हैं।
तो अभी मैंने आपको बताया ठीक यही बात जो खुटकट्टी वाली बात है, अगर वो मुंडा जनजाति के किसी व्यक्ति पे लागू हो। ये मुंडा जनजाति का एक व्यक्ति है जिसने भूमि को साफ कर, जंगल को साफ करके भूमि बनाया था, वास योग्य या कृषि योग्य गाँव बसाया था, और इसका बेटा जो है बी, उसको ये भूमि ट्रांसफर हो गई, इसके बेटे सी को ट्रांसफर हुई, इसके बेटे डी को ट्रांसफर हुई। तो आज के डेट में जो डी है ये मुंडारी खुटकट्टीदार कहलाएगा, और इनका संबंध कहाँ से होना चाहिए? मुंडा जनजाति से होना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिला के अध्याय 2 में ये 4 सेक्शन दिए गए, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए। सेक्शन 4 में काश्तकारों के वर्ग की चर्चा की गई है, आपको बताया, जिसमें काश्तकारों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खुटकट्टीदार। भूधारक का मैंने परिभाषा बता दिया, लगान तहसील करने के लिए अगर भूस्वामी से भूमि प्राप्त किया है तो भूधारक कहलाएगा, ठीक है। रैयत के बारे में बता दिया, रैयत को 3 पार्ट में सब क्लासिफाई किया गया, अधिभोगी, अनधिभोगी और जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। अधिभोगी रैयत बताया, 12 सालों तक लगातार किसी भूमि पे किसी व्यक्ति ने जोत का अधिकार रखा है तो उसको अधिभोगी रैयत कहेंगे। 12 साल का टेन्योर अगर पूरा नहीं हुआ है तो अनधिभोगी रैयत कहेंगे। 12 साल पूरा कर लिया तो अधिभोगाधिकार, नहीं किया तो गैर अधिभोगाधिकार। और खुटकट्टी अधिकार मैंने आपको अभी बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा जिसने गांव जंगल को साफ करके गांव बसाया था, जमीन जिसने तैयार की थी, उसके नर वंश परंपरा में अगर भूमि का वंशजों को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसी को खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत बोलेंगे। दर रैयत, रैयत के अंडर जो रैयत काम करता है। और मुंडारी खुटकट्टीदार, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत अगर मुंडारी परिवार से है, मुंडा परिवार से है तो उसको मुंडारी खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत कहेंगे। तो ये कुल मिला के 4, 5, 6, 7, 8 सेक्शन आपको मैंने कोशिश की है समझाने की, और आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। और इसके अगले वीडियोस में हम लोग इसका जो अध्याय 3 है वहाँ से बात शुरू करेंगे। अब एक एक के बारे में, भूधारक के बारे में कई सारे प्रोविजंस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसी तरीके से अधिभोगी रैयत के संबंध में बहुत सारे प्रोविजंस एक चैप्टर में मिलेंगे, अनधिभोगी रैयत के लिए मिलेगा। ऐसे तमाम चैप्टर्स आपको मिलते चलेंगे, तो आप ध्यान से आगे सारे वीडियोज़ देखते जाइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र आपको ये वीडियोज़ अवेलेबल करा दिए जाएं। और मैं अंत में इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आप सब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारे वीडियोज़ नोटिफिकेशन में मिल जाते हैं, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि इससे हमें मनोबल मिलता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं, और हम और उत्साह और मनोबल के साथ आपके लिए और अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।